वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर अध्ययन। उत्तराखंड अकाउंट कलर का जो पेपर मार्च में होगा 21 मार्च में, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इसमें वाणिज्य के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, क्लास 11-12 दोनों के कॉम्बिनेशन बना के पेपर बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं आप लोग, क्योंकि इसमें जो है इस प्रकार से प्रश्न लिए गए हैं जो हर चैप्टर से कोशिश की गई है कि डिवेंचर्स, शेयर्स, यानी कि हर तरीके से आपको जो 11th क्लास है, रेक्टिफिकेशन, हर चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चन लिए गए ताकि आप लाभान्वित हों। और इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। अब देखिए ओपनिंग एंट्री क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए आप। देखिए ओपनिंग एंट्री होती है कि मान लीजिए जैसे कोई फर्म है तो उसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को हर साल क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अपने पूरे जीवन को छोटे छोटे पार्ट्स में वो कर देती है डिवाइड, और हर पार्ट्स का क्या हो जाता है कि हर साल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से शुरू करेगी और 31 दिसंबर को एंड कर देगी अपने अकाउंट का। फिर अगले साल फिर अपना 1 जनवरी से शुरू करेगी और 31 दिसंबर, और ये चलता रहेगा सिलसिला। तो इस प्रकार अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगी अकाउंट बनाना और 31 मार्च अगले साल। तो इस प्रकार से वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। अब ओपनिंग एंट्री क्या है, जितने भी आपके एक एक्सपेंसेस और इनकम होती है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में और आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो उसी साल आपके क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के आपके जो बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में शो हो जाते हैं और उसको हम आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं। और उससे क्या होगा, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस आता है लास्ट में, क्लोजिंग ईयर के लास्ट में, उसको जब हम अगले साल ले जाएंगे तो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे और जितनी भी आपकी लायबिलिटी और कैपिटल है उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हम उसे बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। तो हम उसे कब कर रहे हैं, क्लोजिंग में नहीं। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे हम अगले साल जब स्टार्टिंग करेंगे तो एक सिंगल एंट्री पास करते हैं जनरल एंट्री के जरिए। तो उसमें सारी एसेट्स इंडिविजुअल डेबिट होंगी, जैसे आपका डेटर्स एसेट डेबिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, जितनी भी एसेट्स हैं इंडिविजुअली डेबिट हो जाएंगी। कैपिटल क्रेडिट होगा और आपका लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैपिटल नहीं भी दी हुई है तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, वो आपका कैपिटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ओपनिंग एंट्री पास होगी। तो कब हो रही है वो स्टार्टिंग में हो रही है, ना कि क्लोजिंग में। क्लोजिंग में तो उसका बैलेंस होता है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या इसमें। इसमें ऑप्शन है इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, है एनी टाइम ड्यूरिंग दैट। एनी टाइम तो नहीं कर सकते और एंड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंड का तो हम बैलेंस लाते ही हैं ओपनिंग में। तो हमारा हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये हर साल होता है। तो इस प्रकार से उसे कहेंगे ओपनिंग एंट्री। तो आंसर हो जाएगा बी। इन आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगला प्रश्न है, ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फ्लोइंग जीएसटी इज लेविड और इम्पोज। अब देखिए इंट्रा स्टेट क्या है। अब देखिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है और ये एक तरह से वन कंट्री वन टैक्स है, सारी इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक टैक्स इम्पोज किया सरकार ने। अब इंट्रा स्टेट क्या है, विद इन स्टेट। मान लीजिए उत्तराखंड में ही कोई सेलिंग परचेजिंग होती है तो 50% आपका जो है सेंटर को जाएगा, 50% आपका गवर्नमेंट, 50% आपका गवर्नमेंट को चलेगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा टैक्स के रूप में। तो इस प्रकार से इंट्रा स्टेट बोलेंगे, विद इन स्टेट। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें दिए हुए हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या बोथ, या फिर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो इंटीग्रेटेड तो तब होगा जब आउट ऑफ स्टेट होगा, यानी एक स्टेट में ट्रांजेक्शन दूसरी स्टेट में जा रही है, यानी कि खरीदारी करने वाला दूसरे स्टेट का है और सेलर इधर का है, एक स्टेट का है। तो आउट ऑफ स्टेट जा रही है ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पर पूरा का पूरा 100% जो टैक्स होगा वो आपका आईजीएसटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, उसे बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, जैसे मान लो आपके जो स्लैब्स हैं इसके कितने जीएसटी के, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो मान लीजिए 18% टैक्स लग रहा है मान लो परचेजिंग पे, और आपका आउट ऑफ स्टेट है तो सारा का सारा 18% ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे बोलेंगे आईजीएसटी। लेकिन जब विद इन स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट बोलते हैं उसको, विद इन स्टेट, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 50% ट्रांसफर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज कैश ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन, या नो ट्रांजेक्शन। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स क्या है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कोई कैश तो दे नहीं इसमें, और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी नहीं है, यह इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल कैसे है, जैसे मान लीजिए हम कोई स्टॉक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट इंटरनली ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे ही जो हमारी पे इंटरनली मशीन है जो हमने खरीदी है उसमें डेप लगेगा तो क्या होगा, इंटरनली होगा। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन आंसर इज राइट। अगला प्रश्न है,
व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल इट मीन्स। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होती है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हम क्या क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, एडिशनल कैपिटल जोड़ते हैं और माइनस ड्राइंग करते हैं, तो हमारा आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जानते क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस होगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें अगर ड्राइंग हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए 100 रुपीज़ हमने ओपनिंग कैपिटल मानी, ठीक है, और 10 रुपये मान लीजिए हमने लॉस माना, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 90। तो आपका क्या हो गया 100 इज ग्रेटर देन 90, तो क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए हम ड्राइंग मान लें 5 रुपये तब तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल लेस नहीं होगा, तो इस प्रकार से ड्राइंग भी जीरो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, लॉस इफ देयर इज नो ड्राइंग्स। अगला प्रश्न है कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल। अब देखिए कंप्यूटर परचेज होता है तो हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर परचेज हमारा क्या होता है एक ही टाइम होता है उसका, तो कंप्यूटर परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन रीसेल कर दिया उसने, तो रीसेल क्या होता है बिजनेस में, हम उसको गुड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रेकरिंग नेचर हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो। अगर कंप्यूटर परचेज होता सिर्फ रीसेल नहीं होता तो आंसर सही तो हो जाता फर्स्ट। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। डेफर्ड तो होता है कि आपने एक बार खर्चा किया और उसका आने वाले कई सालों में उसका बेनिफिट लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, फिल्म एक्सपेंसिस और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप इसको बार बार करेंगे, तो कंप्यूटर आंसर हो जाएगा थर्ड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला प्रश्न है इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹5 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 5 लाख है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 75,000, ऑपरेटिंग रेशो बताओ। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल यानी रिवेन्यू इंटू 100। तो 75,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 लाख से और इंटू 100 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15%, 15% आ जाएगा। लेकिन उसने ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं पूछा है। तो ऑपरेटिंग रेशो क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू क्या होता है 100। अगर 100 में से 15% घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशो 85%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टू 100, और ऑपरेटिंग रेशो हमने सिंपली निकाला 15%, तो ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो 100 माइनस 15 इक्वल टू 85, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब देखिए ओमिशन तो हो गया जो बिल्कुल ही आपने लेफ्ट कर दी, तो इस वन अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमने मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन खरीदी और हमने उसको परचेज में दिखा दिया डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने उसको परचेज अकाउंट में दिखा दिया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये भी नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन में क्या हुआ कि हमने किसी किसी पार्टी को सामान बेचा तो उसकी जगह हमने दूसरे अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो इस प्रकार से अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो गए। तो इसमें भी एक अकाउंट हो रहा है, इसमें दोनों अकाउंट हो रहे हैं। फिर है एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग इज राइट आंसर, क्योंकि सेम अकाउंट का जो रॉन्ग साइड एंट्री हो जाती है वो कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने एक्स को सामान बेचा तो उसको हमने डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, तो अकाउंट तो सेम है लेकिन उसकी साइड गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट, तो ये कहलाएगी आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग विच इफेक्ट वन अकाउंट। अगला प्रश्न है concept of realization implies, concept of realization implies when cash is received from debtors, when goods are delivered to customers, when order is received। देखिए रिलाइजेशन ये कहता है कि जैसे ही मान लीजिए आपने कैश रिसीव किया तो ये तो नहीं हो सकता, जब भी आप कोई चीज़ ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जैसे सेल है, सेल आप किसी एट द पॉइंट में कर देते हैं, पैसा मिले ना मिले तो वो रिलाइजेशन कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे आप कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर देंगे तो आपका रिलाइजेशन कंसेप्ट सही माना जाएगा। ऑर्डर रिसीव करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने सामान तो दिया ही नहीं, और कैश रिसीव करने से कुछ नहीं होता क्योंकि रिलाइजेशन कंसेप्ट हो गया व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। अगला प्रश्न है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर। अब देखिए ASB क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए फॉर्मुलेट करती है, उसको निर्माण करती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, ASB को किसने बनाया, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी कमेटी ASB। तो इस प्रकार से किसने बनाया इसको, ये बनाया अप्रैल 1977 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अप्रैल 1977। ASB केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 97, किसने बनाया, ICAI ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है क्विक रेशियो इज आल्सो कॉल्ड, क्विक रेशियो इज आल्सो कॉल्ड। अब देखिए क्विक रेशियो क्या होता है,
क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करंट रेशियो हो गया, और करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्विक एसेट्स। क्विक एसेट जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कई नाम है, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसको लिक्विड रेशियो बोलते हैं, नियर मनी रेशियो बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है विच इज फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड्स। अब वो कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट बियरिंग, जिसमें हमें मतलब फिक्स कॉस्ट सहनी पड़ेगी। इक्विटी कैपिटल नो, प्रॉफिट नो, डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर्स में हमने इंटरेस्ट देना ही देना है डिवेंचर होल्डर्स को, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, काम चले चाहे ना चले। तो इस प्रकार से डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और बॉन्ड्स, इनमें हमें इनको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड्स डिवेंचर्स। ठीक है, अब डिवेंचर्स क्या है? डिवेंचर्स होते हैं जब कंपनी लोन लेती है तो डिवेंचर इशू करती है, यानी कि एक तरह से लोन के अगेंस्ट एक लेटर होता है, लोन लेटर, तो ऋण पत्र हो गया है। तो इस प्रकार से, और बॉन्ड्स में क्या, बॉन्ड में पहले से इंटरेस्ट प्री डिसाइड नहीं होता डिवेंचर्स की तरह, जिसकी डिवेंचर्स में दिखा होता है 8%, 9%, 10%। तो इस प्रकार से डिवेंचर का आपको फिक्स हो गया, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देना है, तो फिक्स कॉस्ट बियरिंग हो गया, आपको सहना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है a company issuing debentures with a maturity period of not more than need not create DRR। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 DRR में, यानी कि जो डिवेंचर का टोटल अमाउंट है उसका 25% आपको DRR में ट्रांसफर करना है बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। तो अब मैच्योरिटी पीरियड अगर कितने महीने का है कि DRR करने की जरूरत ही नहीं कंपनी को, तो 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने। तो आंसर होता है इसका 18 मंथ। तो अगर एक कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 18 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो DRR करने की जरूरत नहीं है, 25% भी टोटल अमाउंट का करने की ट्रांसफर नहीं जरूरत है। तो आंसर हो जाएगा 18 मंथ। अगला प्रश्न है द ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर आर डिफाइंड अंडर पब्लिक इन। तो ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, आर्टिकल एसोसिएशन, इसमें तो कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं। मेमोरेंडम एसोसिएशन, इसमें 6 क्लॉजेज होते हैं, इसमें कैपिटल वगैरह मैक्सिमम कैपिटल डिसाइड होती है कितनी होगी कंपनी की। द कंपनी एक्ट 2013, ये एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, तो एग्रीमेंट नहीं होता है ये, तो आंसर हो जाएगा सी, द कंपनीज एक्ट 2013। अगला प्रश्न है इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट इज एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउस। तो एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को क्या करती है इशू? राइट शेयर्स तो एग्जिटिंग शेयर होल्डर को इशू करती है। बोनस शेयर्स उन इन्वेस्टर्स, उन शेयर होल्डर करती है जो फुल्ली पेड कर देते हैं। और कंपनी अपने रिजर्व सरप्लस को जो है क्या करती है, ज़्यादा डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती, अपने पास कैश ज़्यादा रखना चाहती है, तो उस प्रकार से वो अपनी कैपिटल को बचाती है और बोनस शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकता, इसका आंसर है स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स उन एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स दी जाती है डिस्काउंट पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा डी, स्वीट इक्विटी शेयर्स। अगला प्रश्न है अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्लूड। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या है? जिनका पैसा मिलना होता है फर्म को, तो इसका आंसर हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, प्रोमिसरी नोट या बिल रिसीवेबल। तो सारे ही इसमें, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स से भी आपको अकाउंट रिसीवेबल पैसा मिलना है, प्रोमिसरी नोट से भी और बिल रिसीवेबल से भी। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ई-ग्रास स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंट सेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ई-ग्रास। अगला प्रश्न है व्हेन ऑल द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो जो DRR का बैलेंस होता है किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, जब डिवेंचर्स का रिडीम होता है तो इसमें कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व में DRR बैलेंस का ट्रांसफर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है XY पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 40,000, 39,000 एंड एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर। अब देखो XY की कैपिटल 40,000, 39,000 है, जेड को उन्होंने नया पार्टनर बनाया और इसका शेयर है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, जेड शेयर ऑफ गुडविल विल बी। अब देखिए इसमें गुडविल हिडन है तो कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे पार्ट्स का। तो देखिए इसमें जेड का शेयर कितना है? 1/4। अब देखिए 1/4 के लिए कितनी कैपिटल आया? 30,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल करेंगे 4/1 इंटू 30,000, तो 1,20,000 हो गया। अब इसमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल माइनस कर दीजिए, यानी 40,000 प्लस 39,000 प्लस 30,000, तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 1,09,000।
अब 1,20,000 में से 1,09,000 घटाएंगे तो आपका 11,000 आपका हो जाएगा गुडविल, और उस गुडविल का कितना शेयर है जेड का 1/4, तो 11,000 का 1/4 निकालेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 2,750। तो 11,000 तो नहीं होगा, ये तो टोटल गुडविल है, तो आंसर हो जाएगा जेड्स गुडविल भी 2,750, आंसर ए। अगला देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन इन। अब देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट का किस अकाउंट स्टैंडर्ड में गिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसमें तो आपका पीपीई डिस्कस है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना क्या फर्म ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो तो 3 है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, ये स्पेसिफिक आइटम ऑफ पीएल अकाउंट यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अगला प्रश्न है, in indirect method net cash flow from operating activity is calculated on the basis of। अब देखिए हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो मेथड है हमारा, ये इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, ऑपरेटिंग मतलब जो फर्म अपनी मेन एक्टिविटी से अर्निंग कर रही है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोथ एन बी, तो बोथ तो नहीं होगा, इस प्रकार हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब कैश फ्लो करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालना पड़ता है, तो इसको सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका सरप्लस दिया होगा बैलेंस शीट में, सरप्लस का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी सरप्लस आपका आएगा उसमें हम प्लस करेंगे प्रोपोज डिविडेंड लास्ट ईयर, प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्लस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जो 20 साल के बीच में कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। तो हमने 4 चीज़ें मेजर करनी है, तब आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जब आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट अंदर फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे, तब उसके बाद आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होगा। तो पीबीटी आंसर इज राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप निकालेंगे तो किस बेस पे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सरप्लस लीजिए, कितना आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया उसका डिफरेंस लीजिए, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर लेते हैं, और इंटरिम डिविडेंड जो एडजस्टमेंट में दिया हो। तो इस प्रकार से आपका पीबीटी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर। अब देखो कैश स्टेटमेंट फ्लो स्टेटमेंट किसको कंपलसरी है, ऑल एंटरप्राइजेस, कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, या कंपनीज विथ टर्नओवर मोर देन 50 करोड़। अब देखिए ऑल एंटरप्राइजेस के लिए तो नहीं है, लेकिन कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनीज विथ टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, तो हमारा बी और सी सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, बोथ ए एंड बी, नो ये तो है ही नहीं, बोथ ए एंड सी गलत हो गया, बी एंड सी, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ बी एंड सी, यानी जिन जिन कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्टेड है वो, और प्लस जो कंपनीज की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वही है जहाँ पर हमारी शेयर डिवेंचर जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके ट्रांजेक्शन होती है, परचेजिंग सेलिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाते हैं। ठीक है ना, कितने स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, 24। तो इस प्रकार से, और सबसे पुराना तो हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में बना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है कंपनी की और जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कहलाएगा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, टू फॉरफिट शेयर्स डेज नोटिस टू शेयर होल्डर गिवन। अब देखो फॉरफिट क्या है, जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वो क्या करती है, कुछ पैसा एप्लीकेशन में मांगती है, कुछ अलॉटमेंट मांगती है, कुछ कॉल से मांगती है। और किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर लेती है। लेकिन उसके लिए यह है कि उसको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 40 डेज, 30 डेज, 14 डेज या 24 डेज। तो इसका आंसर है 14 दिन। तो आपको उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि आपने फॉरफिट कर लिया उसके शेयर्स को, तो 14 डेज का प्रायर आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो आंसर होगी 14 डेज। अगला प्रश्न है, मेजर ऑफ पेटी कैश सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, द वर्ड इम्प्रेस्ड मीन्स। अब देखो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रूटीन के खर्चे होते हैं, तो हेड कैशियर बार बार कितने पेमेंट करेगा उसको, ठीक है, कंपनी मालिक बताएगा। तो हेड कैशियर एक एडवांस अमाउंट किसको दे देता है, पेटी कैशियर को देता है, खुदरा रोकड़ भाई को दे देता है। खुदरा रोकड़ भाई जो आपकी पेटी कैश बनती है, तो उस कैश में छोटे मोटे जितने खर्चे हैं आपके दिखाए जाते हैं। तो क्या है ये, तो जो इम्प्रेस्ड है ये कौन सा इम्प्रेस सिस्टम कहलाएगा, अग्रदाय पद्धति कहलाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो इम्प्रेस्ड है क्या वो अमाउंट है, बिल्कुल नहीं, अमाउंट तो एडवांस होती है ना, वो पहले से देगा, कोई अमाउंट नहीं होती, एक एडवांस अमाउंट देता है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एडवांस अमाउंट। और बैलेंस अमाउंट विद ए पेटी कैशियर एंड आफ्टर द पेड ऑफ द पेटी एक्सपेंसेस, ये तो नहीं होता, ये तो लास्ट में जब वो पे कर देता है एडवांस
अमाउंट लेके हेड कैशियर से, पेटी कैशियर जो होता है उसको अमाउंट कौन दे रहा है एडवांस, हेड कैशियर दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा एडवांस अमाउंट। लेकिन जो बैलेंस प्लस द पेड आफ्टर द कैश ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अंतिम जो बाद में बैलेंस बचता है महीने के लास्ट में या 15 दिन में भी ले सकता है एडवांस, नहीं 1 महीने का भी ले सकता है, तो जो लास्ट में बैलेंस बचता है उसमें फिर वो दोबारा से उसको चेक इशू कर देता है कि आपने इतना खर्चा किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इम्प्रेस का मतलब एडवांस अमाउंट। ठीक है, अगला प्रश्न है द ट्रांसफर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी थर्ड पार्टी, द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द होल्डर टू एनी थर्ड पार्टी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर बिफोर ड्यू डेट। अब देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांसफर कर देता जो बिल होल्डर है किसी थर्ड पार्टी को जैसे उसको क्रेडिटर को देना है, तो क्या कहलाएगा डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर तो रिजेक्ट ऑफ बिल होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल भी नहीं होता है, डिस्काउंटिंग बिल तो ये होता है कि अगर ड्यू डेट से पहले पैसे चाहिए तो आप बैंक से डिस्काउंट करें, इसका आंसर हो जाएगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो मान लीजिए ठीक है ए और बी है, बी के पास जो है अपना बिल है ए का लिखा हुआ, उसने जो इसको पैसे दिए तो इसने बिल इसका बिल एक्सेप्ट किया, इसने साइन कर दिया, ए का बिल बी के पास, अब बी को पैसे की जरूरत है, बैंक तो डिस्काउंट कराएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जब थर्ड पार्टी को बी अपने सी को ट्रांसफर कर रहा है, सी भी इसका माल, सी जो है इसका क्रेडिटर है, तो बी ने क्या करा उसके पीछे साइन कर दिया बिल के, उसको कहते हैं एंडोर्समेंट। तो इस प्रकार से बिल के पीछे साइन करेगा और सी को दे देगा, तो अब कौन लेगा उसका पैसा, सी लेगा क्योंकि सी इज क्रेडिटर ऑफ बी और बी क्रेडिटर ऑफ ए। तो ए का बिल बी के पास है, बी ने पेमेंट लेना, लेकिन उसने क्या करा उसके पीछे साइन करके वो बिल कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सी पार्टी थर्ड पार्टी को अपने क्रेडिटर को, तो क्या कहलाएगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो आंसर इज डी एंडोर्समेंट ऑफ बिल बाय साइनिंग बैक साइड ऑफ बिल, दैट इज एंडोर्समेंट। अगला प्रश्न है व्हाट इज ओपन चेक, व्हाट इज ओपन चेक, चेक इज क्रॉस्ड, चेक इज अनक्रॉस्ड, बियरर चेक इज ओपन चेक, नन ऑफ द। देखो बियरर चेक तो आपका होता है कि जैसे किसी चेक इशूड क्या पार्टी है तो चेक जो भी पर्सन उसको ले जाएगा, मान लीजिए किसी को मिला चाहे उसका नेम मेंशन है चाहे नहीं है, तो उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, विंडो पे। विच चेक इज अनक्रॉस्ड, विच चेक इज क्रॉस्ड। अब देखो क्रॉस चेक क्या होता है कि चेक के लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे 2 क्रॉस कर देती है बैंक, तो इसका मतलब कि अकाउंट पे ही वो अकाउंट में जमा होगा, उसका पेमेंट कैश काउंटर पे नहीं मिलता। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विच चेक इज अनक्रॉस्ड, जो ना बियरर हो और ना क्रॉस्ड हो तो उसको बोलते हैं ओपन चेक, तो आंसर इज बी विच चेक इज अनक्रॉस्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर अफेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। देखो अभी हमने पिछले सवाल में क्या था कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनमें जितने एक्सपेंस इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में शो करते हैं, उनको अगले साल फॉरवर्ड नहीं करते। ठीक है, और जितनी भी एरर्स इसकी होती है उसी साल ठीक की जाती है। ठीक है, सब्सिक्वेंट में इतना नहीं ले जाते उसको, और ले भी गए तो पीएल अकाउंट एडजस्टमेंट के अकाउंट उसको ठीक करते हैं। तो और बाकी बचे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसमें जो एरर होती है उसको अगले साल सब्सिक्वेंट में हम सस्पेंस अकाउंट से सही करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। तो ये इफेक्ट हो जाते हैं आपके क्योंकि इसको अगले साल हमने कैरी फॉरवर्ड करना है बैलेंस शीट के। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्सनल एंड रियल अकाउंट। अगला प्रश्न है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWI सिचुएटेड इन द हेडक्वार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अब इसका नाम तो खैर IC हो गया क्योंकि इसका नाम अब हो गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो आंसर हो गया जाएगा कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है इन बैलेंस शीट द फॉलोइंग एसेट्स आर सोन। बैलेंस शीट में कौन सी एसेट्स होती हैं, ऑन रियल एसेट्स, फिक्सिस एसेट्स, बोथ रियल एंड फिक्सिस या ना। अब देखिए रियल एसेट्स तो दिखाते हैं हम फर्नीचर वगैरह मशीन वगैरह, इसमें फिक्सिस एसेट्स भी दिखाते हैं, बनावटी संपत्तियां जो संपत्ति होती नहीं है फिर भी दिखाते हैं, जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, रजिस्टर्ड होती है उस समय का खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, तो वो सारे हम इसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंडर में हेडिंग में दिखाते हैं। तो एसेट साइड में फिक्सिस एसेट्स भी दिखाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी बोथ रियल एंड फिक्सिस एसेट्स। काल्पनिक संपत्ति भी दिखाते हैं और वास्तविक संपत्ति भी दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसको जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट लाखों खर्च हो गया तो हर साल उसको राइट ऑफ करेंगे कुछ कुछ अमाउंट, तो बाकी जो अमाउंट आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दी और बाकी बचा हुआ आपने एसेट्स में दिखा दी, जबकि एसेट्स थोड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको राइट ऑफ करते हैं, जब तक राइट ऑफ नहीं होगा तब तक वो फिक्सिस एसेट्स है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट, तो आंसर हो जाएगा सी रियल एंड फिक्सिस एसेट्स। अगला प्रश्न है व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंट फॉर्म एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर्म,
अकाउंट फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म, अकाउंट फॉर्म एंड लिस्ट फॉर्म, या लिस्ट फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म। अब देखिए जो हमारी बैलेंस शीट है इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट फॉर्म। और हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो जब क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी फिक्स है, कौन नॉन करंट है, तो वो कहलाती है अकाउंट फॉर्म। तो आंसर क्या हो गया, अकाउंट फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकाउंट फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म। तो व्हाट आर द, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमारा आंसर हो जाएगा जो फॉर्मेट्स होता है वो होता है अकाउंट फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म। तो अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का तो अकाउंट फॉर्म, और अगर हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो रिपोर्ट फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रोविजन इज। अब देखिए प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब है कि हम किसी चीज़ के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर डेब्ट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करते हैं। मान लो कोई पार्टी को हमने उधार बेचा, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा कुछ पैसा डूब जाएगा, तो हम उसके लिए प्रोविज़न कर लेते हैं, समझदारी का सिद्धांत के बेस पे चलता है। तो प्रोविज़न क्या है, जनरल रिजर्व है। हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व का मतलब होता है कहीं भी यूज़ कर लो उसका। अब अगर हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन किया हुआ है तो हम उसको फिक्स एसेट के लिए रखेंगे, बैड डेब्ट्स के लिए तो उसको डेप्टर से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व है। तो प्रोविजन है भी स्पेसिफिक रिजर्व, जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन के लिए बना हुआ है प्रोविजन है तो वहीं यूज़ होगा, बैड डेब्ट्स के लिए तो वहीं यूज़ होगा। तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा बी, स्पेसिफिक। प्रोविजन इज स्पेसिफिक रिजर्व। अगला प्रश्न है ऑन डेजोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। ऑन डेजोल्यूशन यानी कि जब भी फर्म का विघटन होता है, समाप्ति होती है, तो गुडविल अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे एडमिशन रिटायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, गुडविल को एडजस्ट कर लेते हैं, गुडविल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस में, ओल्डर सेक्रीफाई रेशियो में। तो सेक्रीफाई रेशियो हम करते हैं एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर लाता है, और रिटायरमेंट में हम जो है गेनिंग रेशियो में हम रिटायर पार्टनर को दे देते हैं। लेकिन रिलाइजेशन, जब डेजोल्यूशन होती है फर्म, तो हम गुडविल को क्या करते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट बना के उसको हम डेबिट साइड में जितनी एसेट्स हम डेबिट करते हैं, फर्नीचर, डेटर्स, गुडविल, तो गुडविल को भी हम ट्रीट करेंगे लाइक अदर एसेट्स। उसको हम रिलेशन के डेबिट में शो करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट में शो करेंगे। और जब उनसे पैसा रिलीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं बाय बैंक। तो इस प्रकार से इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स नहीं होगा, इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बिल्कुल नहीं होगा, इन ऑन द डेबिट ऑफ रिलेशन अकाउंट, ऑन द क्रेडिट ऑफ रिलेशन। तो क्रेडिट तो हम तब करेंगे जब उस एसेट से पैसा मिल जाएगा जब भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रीट गुडविल एज लाइक अदर एसेट्स, तो अदर एसेट्स की तरह हम गुडविल को ट्रीट करेंगे। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के जो वसूली खाता बनता है ऑन द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, देख लीजिए, आ सकता है। अगला प्रश्न है जर्नल एंट्री मेड टू करेक्ट द मिस्टेक। मान लीजिए कोई जर्नल एंट्री करते हुए मिस्टेक हो गई, तो क्या होगा, वो ओपनिंग एंट्री होगी। ओपनिंग एंट्री तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जितने भी लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के, नॉमिनल के नहीं, नॉमिनल तो उसी एंड हो जाते हैं। तो बैलेंस शीट के जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है उनके बैलेंस को हम अगले साल जनरल एंट्री ग्रुप में पास करते हैं, वो अपनी ओपनिंग एंट्री हो गई। एडजस्टिंग एंट्री तो हो गई, आउटस्टैंडिंग को प्रीपेड जो भी एडजस्ट होती है उनको एडजस्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है, तीनों अकाउंट्स में। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है, क्लोजिंग एंट्री कुछ नहीं होती। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी, रेक्टिफाई एंट्री इज द जनरल एंट्री मेड टू करेक्ट द मिस्टेक्स, सुधार करना उनका। रेक्टिफाइंग क्या हो गया, करेक्शन करना, दैट इज आंसर सी। अगला प्रश्न है इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ 5 ईयर्स, डेप्रिसिएशन बताइए स्ट्रेट लाइन से। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी मशीन की, 1 लाख, और 1 लाख में से हमने स्क्रैप वैल्यू घटानी है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है कि जब पूरी लाइफ आपने मशीन की यूज़ कर ली और उसके बाद उसका जो थोड़ा सा स्क्रैप वैल्यू बची हुई है, जो उसका मूल्य होता है जिसमें हम उसे बेच सकते हैं, वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। मान लिया आपने कोई चीज़ 1 लाख की खरीदी, 5 साल यूज़ करने के बाद वो 5,000 में जा रही है, 10,000 में जा रही है, बिक सकती है, तो वो 10,000 उसका स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ी मूल्य कह सकते हैं आप उसको वैसे फॉर्म में। तो इस प्रकार से आपका कितना आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में होता है कि आपका फिक्स, हर साल फिक्स अमाउंट लगता है डेप्रिसिएशन का। तो 1 लाख में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ गया, 90,000, और 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 18,000, सिंपल आ गया क्वेश्चन 18,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि हर साल 18,000 डेप लगेगा, तभी तो आपका 5 साल बाद वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जितने वो लास्ट में बिकी तो हम घटा देते हैं, उसको नहीं लेते उसमें डेप्रिसिएशन निकालते समय। तो आंसर इज 18,000। अगला प्रश्न देखिए द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द मिड ऑफ ईयर। जो डिविडेंड कंपनी जो है मिड में देती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फाइनल डिविडेंड तो लास्ट के उसमें दिया जाता है फाइनली।
अनक्लेम डिविडेंड हो गया जो शेयर होल्डर मान लीजिए 7 साल तक क्लेम ही नहीं करता, कभी होता ना कि जो क्लेम ही ना हो पाए या फिर अनपेड हो तो उसे अनक्लेम्ड बोला जाएगा। और इन केस अगर कोई 7 साल तक नहीं मांगता तो फिर वो चला जाता है IEPF अकाउंट में, ठीक है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, तो वो अनक्लेम्ड हो गया, यानी कि जो अनपेड है वो अनक्लेम्ड हो गया, मांगा नहीं गया या फिर अनपेड रह गया। और फाइनल डिविडेंड दिया। इंटरम डिविडेंड इस करंट आंसर। इंटरम डिविडेंड का मतलब होता है कि जो हम मिड में कंपनी देती है, ठीक है, साल के बीच में, जैसे अकाउंट क्लोज 31 मार्च को होना है तो उसके जैसे अगर अक्टूबर में दे दिया, सितंबर में दे दिया, तो आंसर इज ए, इंटरम डिविडेंड। अगला प्रश्न है हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए IFSC कोड। देखो आपने देखा होगा कि बैंक के पास में IFSC कोड दिया होता है, तो कितनी डिजिट होती है, 11 डिजिट होती है। अब इसमें जो 5th नंबर की डिजिट है वो 0 होती है, और पहले की जो 4 डिजिट होते हैं किसी बैंक को इंडिकेट करते हैं, मेन बैंक को, और लास्ट की जो 6 डिजिट होती हैं वो बैंक की ब्रांच को इंडिकेट करते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 11। तो IFSC कोड में कितना होता है, 11। तो जो पहले 4th हैं वो बैंक को इंडिकेट करेगा, जो 5th वाला है वो 0 होता है हमेशा, और जो लास्ट की 6 डिजिट होती हैं वो कहती हैं बैंक ब्रांच को इंडिकेट करती हैं। तो आज के लिए इतने % बहुत हैं। आगामी जो परीक्षा होगी अकाउंट क्लर्क की, आई होप इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, आप सक्सेस हों। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। थैंक्स।